लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं। ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है, तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था, जी। हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है। देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर। हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहां पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए नए सेंटर वहां पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहां से प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की है। योगी जी, आपने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोला है। आपने कहा है जितनी वक्फ की जो सरकारी जमीन जो उन्होंने ली है उसकी हम एक एक इंच वापस लेंगे। कैसे हो पाएगा ये? देखिए, हुआ है, हो रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है। तो फिर मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड टटोलने शुरू किए, और राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे। इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड के नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके, राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उनके सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। सुप्रीम कोर्ट की आपको पिछले आपके कार्यकाल में आपको बुलडोजर बाबा का वो मिला। लोगों को उम्मीद थी कि जब कभी जस्टिस नहीं मिल पाती है तो इस तरीके से उनको जस्टिस मिलती है, और आपको उन्होंने प्यार से बुलडोजर बाबा बुलाया। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं नेशन वाइड जो है, जो कि लागू हैं, तो ऑपोजिशन कह रही है कि अब बुलडोजर टेरर और जंगल राज यूपी में खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे बुलडोजर बाबा? यूपी में जंगल राज पिछली सरकारों में था। यूपी में 2017 के बाद जो राज आया है वो राम राज्य है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको उसका अधिकार उपलब्ध कराना, ये यूपी के अंदर हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हमारा काम आसान हुआ है, और आपने सुनवाई के दौरान इस चीज को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जिसने जो गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय की उन सबको फॉलो करते हुए ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और आज भी आप देख रहे होंगे हमारी कार्रवाई अनवरत रूप से गलत तत्वों के खिलाफ पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून के दायरे में रहकर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपने यूपी को
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। कब तक ये हो पाएगा? कोई कहता है 2027 आपने बोला, या 2030। एक तो ये कि कब तक होगा और कैसे होगा? 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले 7-8 वर्ष के दौरान 3 से 3.5 वर्ष कोविड महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के दुगना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है, और मेरा ये मानना है कि हम लोग 2029 में इसको अचीव कर लेंगे। योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। कुछ पर्सनल 2-4 सवाल आपसे हर बार पूछने की कोशिश करता हूं, एक आध और। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे मैथ्स में, उसके बाद आप एमएससी कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक से संन्यास ले लिया। ये कैसे हुआ? किसने इसको देखिए, प्रभावित पूर्व किया? जन्मों का प्रारब्ध होता है जी। ये ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। जो विधाता ने लिख दिया वो होकर के रहेगा, और वही मेरे साथ भी हुआ है। तो आप कैसे आकर्षित हुए इसकी ओर? देखिए, मैं हमेशा व्यवहारिक जानकारी देने का पक्षधर रहा हूं, और मैं पूज्य संतों की सानिध्य में जाकर के अलग अलग पंथ और संप्रदायों को मैंने देखा। बाद में जब मुझे लगा क्रियात्मक योग से जुड़ा हुआ एक समृद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय है, तो मैंने उस समय आकर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में आकर के उसकी दीक्षा ली, और फिर मैं इस पूरी परंपरा के साथ दीक्षित हो गया। आपके गुरु के गुरु दिग्विजय नाथ जी, वो भी लोकसभा में थे, वो भी एमपी थे। आप महंत अवैधनाथ जी भी राजनीति में भी रहे। हाँ, आप तो 26 साल की उम्र में ही एमपी बने, और अब आज सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धर्म और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई विरोधाभास? देखिए, विरोधाभास मानने के लिए मानो तो गंगा जल है, न मानो तो बहता पानी है। आप मानो तो धर्म एक जीवन पद्धति है जो सदाचार, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का एक प्रवाह है, जिसमें व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। क्या कोई राजनीति कर्तव्य से विमुख हो सकती है? सदाचार और नैतिक मूल्यों से विमुख हो सकती है? राजनीति इसके सापेक्ष चलेगी तो समृद्धि को प्राप्त करेगी, इसके निरपेक्ष होगी तो पतन को प्राप्त करेगी। योगी जी, जब आप गोरखपुर आए तब आप मात्र 21 साल के थे। उस वक्त गोरखपुर माफिया की गिरफ्त में था, 2-3 बड़े माफिया डॉन्स थे, आए दिन हत्याएं होती थी। क्या आप जब वहां आए तो उससे कुछ सीख मिली कि आगे आप कैसे, आपकी आज सोच जो है, क्या उस वक्त? देखिए, मैं जब 1992-93 में गोरखपुर आया था, सचमुच स्थिति बहुत खराब थी। 3-4 तो बड़े बड़े माफियाज थे ही, उनके गुर्गे अलग से थे। गोरखपुर का हर व्यापारी, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देता था, हर चिकित्सक गुंडा टैक्स देता था, और अगले 2-3 साल तक मैंने भी ये सब अनुभव किया, कैसे व्यवस्था को पूरी तरह पैरालाइज करके रखा हुआ था। कोई भी सरकार रही कि माफियाज के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। लेकिन 1996 के बाद जब मुझे लगा कि अब चुप बैठने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई तो उनके सामने बोलता नहीं है, सारी मशीनरी उनके सामने वो मौन है, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था उनके खिलाफ, और बोलता था, मैं लड़ता था, विरोध होते थे। और सांसद बनने के पहले पहले हम लोग लगभग गोरखपुर के माफिया राज को कंट्रोल कर चुके थे। हमने हर व्यापारी की बैठक की, हर चिकित्सक के साथ बैठक की, हर उद्यमी के साथ बैठक की। मैंने कहा भी कोई गुंडा टैक्स नहीं देगा,
और मत दो इन गुंडों को टैक्स। अगर दोगे तो अपने लिए दुर्गति करोगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर का हर व्यापारी, हर व्यक्ति विश्वास किया। आज वहाँ पे एकदम शांति है, सुरक्षा है, और पूरा प्रदेश के अंदर उसको लागू करने में, जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे उसको लागू करने में सफलता मिली। बहुत खतरनाक काम था उस वक्त, उनसे लड़ना कोई सामान्य खतरनाक बात नहीं थी। क्योंकि वे सब सत्ता प्रायोजित थे, जी। सत्ता का संरक्षण उन माफियाज को था। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो संघर्ष है वह न्यू बनी आगे प्रदेश के माफियाज से लड़ने में। योगी जी, आपने बहुत छोटी उम्र में अपने फैमिली को छोड़ दिया। आपके फैमिली के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं, आपकी एक बहन है, वो एक टी स्टॉल चलाती हैं। आपके एक भाई शायद सूबेदार हैं, हो सकता है मैं कुछ गलत भी हूँ। एक भाई आपके पत्रकार हैं, एक जो है गोरखनाथ कॉलेज में काम करते हैं। तो इस तरह के सामान्य वातावरण में आप पले बढ़े, आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इनसे बातचीत हो पाती है? क्या मिल पाते हैं? क्या याद आती है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो जैविक परिवार है, मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे लोग मेरे कार्य में, मेरे किसी भी धार्मिक या राजनीतिक कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप उस अभियान के साथ कभी नहीं किए। यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आते। उनमें से मुझे लगता है किसी ने भी गोरखनाथ मठ नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा। और कुंभ में भी मैं मेरे लिए इस पूरा परिवार जो यहाँ आ रहा है, सब मेरे लिए परिवार जैसा है। तो मुझे इन सब की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है, और मैं मानता हूँ इनका जो पुण्य होगा, ये सब पुण्य उन लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, राजनीति में आने के बाद लोग सत्ता लोभी हो जाते हैं, परिवारवाद होता है, परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। एक योगी इस सत्ता लोभ से कैसे दूर रहता है? और अगर आप आज मुख्यमंत्री नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे होते? मैं एक योगी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता, उसमें कोई वो नहीं। मेरा मिशन एक ही है, सनातन धर्म को मजबूत करना, भारत की मजबूती के लिए काम करना। पूरा जीवन भारत माता के चरणों में है, सनातन धर्म के लिए समर्पित है। इसी में देश का और समाज का कल्याण है। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद प्रयागराज में पला बड़ा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार प्रयागराज में, वो भी महाकुंभ के पावन पर्व में, आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं महाकुंभ नगर में अभिनंदन करता हूं। और ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं सामने, ये त्रिवेणी का है, संगम तट का है। मुझे लगता है कि जो करोड़ों दर्शक हैं न्यूज़ 18 के, उन सबको ये दृश्य देखने का और इसको, इस भव्य स्वरूप को देखने और इससे अभिभूत होने का एक अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।